Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall discuss an important topic of teaching exam like STET, UGC NET paper 1 या other teaching exams, right? The topic is teaching aptitude, right? आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग का तो वहाँ ये टॉपिक आपको काम में आने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड जिस एग्ज़ाम में आता है उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको आज हम लोग समझते हैं। और STET और UGC नेट पेपर फर्स्ट की बात हम करें तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर हम STET का बात करें जो कि बिहार में होता है तो पेपर 1 जो होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ समझेंगे। शिक्षण के 3 आधार हैं, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के कितने पिलर्स हैं, कितने आधार हैं, तो 3 आधार हैं, ठीक है। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है। जो हमारा शैक्षणिक प्रक्रिया होता है उसको कितने आधार पर तय किया जाता है, उसको कितने आधार पर फॉर्मेट किया जाता है, तो 3 पिलर के आधार पे उसे फॉर्मेट किया जाता है। क्यों, कैसे और क्या, है ना। हम लोग एजुकेशन के अंदर यही तीनों चीज़ तो पढ़ते हैं, क्यों, कैसे और क्या। जैसे मान लीजिए हम एक टीचर हैं तो हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन अपने आप से करना होगा कि आखिर बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। और फिर कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, ये 3 तरह का क्वेश्चन हमारे अंदर उठता है। तो यही तीनों जो क्वेश्चन है ये शिक्षण का क्या है, एक आधार है। क्यों का उत्तर अब हमें कहाँ मिलेगा, तो क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। क्यों का जो उत्तर है, क्यों का जो आंसर है वह हमें कहाँ मिलेगा, तो दर्शन शास्त्र में मिलेगा। और कैसे का जो उत्तर है वो हमें मनोविज्ञान में मिलेगा, राइट। और क्या का जो उत्तर है वो हमें समाज शास्त्र द्वारा मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार जो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है, ठीक है। शिक्षा का जो मूल आधार है वो कौन कौन है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद का। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। क्या है, एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव जो है किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर, जीवन के प्रत्येक दिशा में पड़ता है। अरिस्टो के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आदर्शवाद क्या कहता है, तो आदर्शवाद का मानना है कि व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक गुणों का विकास करना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत कर देना है जो मानवता के लिए आवश्यक है, ठीक है। आदर्शवाद जो है मोरल वैल्यूज पे फोकस करता है, आध्यात्मिकता पे फोकस करेगा और आत्म अनुभूति पर फोकस करता है, आत्म अनुशासन पर फोकस करता है, ठीक है। व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। इसी में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम यहाँ ट्रुथ है और शिवम क्या है, गॉडनेस है, और सुंदरम हमारा क्रिएटिविटी से है। ये आदर्शवाद का आत्मा है, ठीक है।
तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसकी व्याख्या क्या है, आदर्शवाद का आत्मा है। अब देखिए आदर्शवाद का कुछ कमी भी है, कुछ आलोचना भी है। क्या आलोचना है, तो अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं होती है। यहाँ जो अध्यापक है उससे कुछ ज़्यादा यहाँ अपेक्षा कर लिया जाता है और कमज़ोर शिक्षण विधियाँ इसके अंदर देखा जाता है। सशिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना की जाती है इसके अंदर। यदि इसकी मुख्य कमियाँ यही सब है। ठीक है, तो हम यहाँ समझे कि आदर्शवाद में हमें मोरल वैल्यूज पर फोकस किया जाता है, आध्यात्मिकता पर फोकस किया जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है और आत्म अनुभूति पे फोकस किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राकृतिकवाद। देखिए प्राकृतिकवाद जो है, प्राकृतिकवाद का कहना है कि बच्चों को आप प्रकृति से सीखने दीजिए। डैट मीन्स अपने मन से उसे सीखने दीजिए। अगर बच्चा पेड़ पर चढ़ता है तो उसको पहले चढ़ने दीजिए। अगर वो चढ़ता है और फिर हो सकता है कि पेड़ से वो गिर जाता है तो उसे गिरने दीजिए। अगर वो गिरेगा तो उसे भूल का एहसास होगा और वो सीखेगा, है ना। तो उस प्राकृतिकवाद का कहना है कि बच्चों को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए और उसे प्राकृतिक से ही सीखने दीजिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा आग को छूता है तो उसको एक बार आग को टच कराइए, फिर वो खुद सीख जाएगा कि उसे टच नहीं करना चाहिए। अगर उसमें हम टच करते हैं तो हमें नुकसान होगा। ठीक है, इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निषेधात्मक शिक्षा को किसमें सम्मिलित किया गया है, तो प्राकृतिकवाद में किया गया है। ठीक है, इसमें जो है लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया है, इंद्रियों द्वारा शिक्षण पर फोकस किया गया है, अनुभव को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर यहाँ जो है वैल्यू दिया जाता है। प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड से सिखाया जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड से सिखाया जाता है। डल्टन द्वारा जो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है डल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां हैं जो कि प्राकृतिकवाद के अंतर्गत आता है। तो बिहार स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रयोजनवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रयोजनवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो जॉन डेवी को प्रयोजनवाद के प्रतिपादक माना जाता है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है, प्रयोजनवाद से आप इस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ प्रयोगवाद का, इसे प्रयोगवाद भी कहा गया है और प्रयोगवाद जब है तो ये प्रयोग पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो प्रयोगवाद में क्या होता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यहाँ अनुभव से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के अंदर जो है प्रयोग करने का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ अनुभव के थ्रू शिक्षा दी जाती है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली, एक्टिविटी स्कूल सिस्टम आरंभ किया गया है। जो स्कूल में आज एक्टिविटी होता है वो किसका देन है, तो प्रयोजनवाद का देन है। ठीक है, अब हम देखेंगे अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो किरकेगार्ड को माना जाता है। किरकेगार्ड का कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं यह सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्ववाद का कहना है कि मेरा अस्तित्व है इसीलिए हम कुछ सोच पाते हैं। इसमें जो है व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता है और अस्तित्ववाद जो है का मूल मंत्र है अपने आप को जानो।
ठीक है। तो अस्तित्ववाद का जो मूल मंत्र है वो क्या है? अपने आप को जानना, हम कौन हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं और एक शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता और मानवतावादी दृष्टिकोण आदि को उत्पन्न करने में सहायक बने, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि किस सिद्धांतवाद का कहना है कि बच्चों में, छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है? अपने आप को जानना। अगर छात्रों में आप मौलिकता को डेवलप करेंगे, सृजनशीलता को डेवलप करेंगे, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण को डेवलप करेंगे तो वो अपने आप को जान पाएगा, अपने आप को समझ पाएगा, ठीक है। तो अस्तित्ववाद का ये मानना है। अब हम देखते हैं कि योग परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं। तो योग के कितने रूप माने जाते हैं? 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि का योगशाला का रचयिता माना जाता है। ऋषि पतंजलि जो है योगशाला का रचयिता है, ठीक है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने की विद्या या आत्मनियंत्रण, नियम, आसन और प्राणायाम। देखिए, योग जो है मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने की विधि है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसके 8 घटक हैं। तो 8 घटक कौन कौन से हैं? तो पहले देखिए आत्मनियंत्रण, सेकेंड नियम, और थर्ड है आसन, फोर्थ है प्राणायाम, और 5 है प्रत्याहार, 6 है धारणा, 7 है ध्यान, और लास्ट है समाधि। तो ये जो है योग के 8 घटक होते हैं। इस तरह से योग के बारे में यहाँ शॉर्ट में कुछ डिस्कस किया गया था। ये जो है स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। और ये यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का अवश्य रहेगा, ठीक है। आप लिख कर इसे ले लीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।